रात में लाइट चली हाँ जी। चलिए वही बात नहीं प्लीज। वैसे नहीं दिया बस बेटा बात नहीं प्लीज। हेडिंग बनाओ प्लीज। हेडिंग बनाओ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत आसान चैप्टर है और ये अभी आपको थोड़ी देर में ही रियलाइज भी होगा। फिर आपसे भी पूछेंगे कि आपको भी ऐसा लगा कि किसी का दूसरा नाम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ठीक है। देखिए भाई, आपने जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जब आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मेरे साथ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया था, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जिसका फॉर्मूला था फेवरेबल अपॉन में, क्या फॉर्मूला था? फेवरेबल अपॉन में, ठीक है। और बेसिकली 3 एरियाज ही थे जहां पे लगता था मेनली। एक तो कॉइन वाला केस था, एक डाइस वाला, एक डाइस वाला और एक प्लेइंग कार्ड्स वाला। ठीक है, ये आपके 3 एरियाज। इनमें भी दिक्कत आ रही थी। इफ सैंपल स्पेस बिकम लार्ज, ध्यान दीजिएगा मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं, सैंपल स्पेस बिकम लार्ज। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो वहां पे क्या हो जाती थी? फेल। इफ सैंपल स्पेस बिकम लार्ज, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती थी? फेल। लाइक 10 coins are tossed। क्या बोला? 10 coins are tossed। तो बेटा एक बात बताओ, नंबर ऑफ आउटकम्स अगर याद हो 2 की पावर के 1024। फिर आपको याद होगा कि अगर मैं सैंपल स्पेस इसका बनाना बैठूं, तो सैंपल स्पेस बनाने बैठूंगा तो याद है 500, 1024 का आधा 512, 512 बार हेड, 512 बार टेल, 500 है ना। फिर 512 का आधा 256 बार हेड। और ऐसे मतलब कितनी बार करना है? 10 तक, क्योंकि 10 कॉइन है। पॉसिबल ही नहीं है बनाना। तो फाइनली यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की लिमिटेशन आ गई। ठीक है ना। यहां पे शुरुआत होती है किसकी? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सुनो, इसे थ्योरेटिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप एक्चुअली में परफॉर्म नहीं कर रहे। एक्चुअली में आप परफॉर्म नहीं कर रहे, बल्कि इमेजिन करके जज कर रहे हो कि इसके चांसेस कितने होंगे या इसके चांसेस कितने होंगे। समझ रहे हो? यू आर जजिंग द आंसर्स विदाउट परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे, सिर्फ बिना परफॉर्म किए
सोच रहे हो कि क्या क्या हो सकता, ठीक है, तो इसलिए इसे थ्योरेटिकल बोल दिया। क्या बोल दिया जाता है? थ्योरेटिकल। ठीक है। अच्छा, अब इधर देखिए बेटा, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे शुरुआत हो जाती है बेटा जी किसकी? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी शुरुआत होगी बेटा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहले इसका फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स मतलब जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, इसका फॉर्मूला होता है एनसी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस। कोई यहाँ पे वो है क्या, अप्लाइड मैथ्स वाला है? अच्छा, तो यहाँ पे मैंने बता दिया पी की पावर एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस, ठीक है। बहुत छोटे से दो चार बातें हैं, वो आप याद कर लो। अभी तक जैसे तुमने इतने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेजोरिटी चैप्टर तो कर ही ली, तो तुम्हारी क्या मतलब को तुम्हारे माइंड में क्या इमेज है कि यार बड़ा ही मुश्किल है, चीजें हमारे तो बस की है नहीं, या कि भाई अगर थोड़ा सा मेहनत कर ले तो सर्टेनिटी है कि पास तो हो ही जाएगी? मतलब डाउट वाली बात लग रही है कि पता ही नहीं यार पास होंगे या नहीं होंगे, या ऐसा लगता है कि थोड़ी, क्योंकि ये आपको गारंटी दे दूं, टचवुड है कि पेपर जितना आपका, जितना आपको करवा रहा हूं, चाहे मुश्किल आए चाहे आसान है, उससे बाहर कुछ नहीं। समझ गए बात? आसान आएगा तो क्या होता है, आईसीआई की बुक के क्वेश्चन एज इट इज, ठीक है, तो आसान ही लगता है जब बच्चे को सोचना ना पड़े। जब तुमने पीछे टीवीएम का टेस्ट दिया और उसमें तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस आईसीआई वाले या मेरी वाली बुक वाले एज इट इज तुम्हारे दिखाई दिए कि तुमने सॉल्व भी नहीं करना बल्कि आंसर दिखाई दे रहे, तो फिर तो तुम आसान बोलोगे ना। और वहीं पे ही एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा दिमाग लगवा दिया, वाला देखा है, तो आप समझो उतना मुश्किल तो वो भी मुश्किल है, उतना मुश्किल भी नहीं देते। तो थोड़ा सा आप मेहनत करने के हिसाब से पढ़ो, समझने के हिसाब से भी पढ़ो। समझ, और मैंने बताया आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस से जो मैं चाह रहा हूं आपके अंदर क्वालिटी वो डेवलप हो जाएगी। और विदाउट प्रैक्टिस अगर आप सोचो कि आप वो क्वालिटी डेवलप कर दो, तो भैया ये होगा कि यहीं पे वो जो 150 क्वेश्चन करने के लिए कहता हूँ मुझे यहाँ पे करके दिखाने पड़ेंगे, और तब भी शायद डेवलप क्यों ना हो। अब मैं तो पूरी ईमानदारी से वहां पे समझाने में लगा हूँ, तुम पता चला आपस में ही बात कर रहे हो या डिस्ट्रैक्टेड हो या थक गए या मन नहीं कर रहा, बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं ना, तो फिर इसका मतलब फिर वो बात कन्वे नहीं हुई। जब तुम वो 150 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा दिमाग तो उन हर 150 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन में क्या हुआ होगा, इन्वॉल्व भी हुआ होगा, क्योंकि तुमने कहीं से देखा नहीं, ठीक है ना। जो डाउट आएंगे वो अलग बात है, बट वैसे मेजोरिटी क्वेश्चन तो करोगे ना, तो तुम्हारी अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ से इसका एक लेवल अप की बात है ना। और बेटा ये याद रखना, आप कोई बच्चा फाउंडेशन, सुनो, एक लड़का प्लीज ग्रेजुएशन पास हुआ, सुन रहे हो, ग्रेजुएशन पास हुआ, उसके बाद उसने सीए इंटर में सीधा एडमिशन ले लिया, तो अकाउंट्स थोड़ा खराब था ही, और अकाउंट्स में फिर उसके बाद मतलब उसे बड़ी दिक्कत आई, तो उससे मैनेज ही नहीं हो रहा था, उसको फिर दोबारा से उसने, अब इंटर में ही एडमिशन है लेकिन पहले क्या पढ़ना पड़ गया उसे, फाउंडेशन का अकाउंट्स। तो मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तुम यहाँ पे मेहनत कर रहे हो ना, इसकी वजह से तुम्हारे अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस तुम्हें सपोर्ट करेंगे इंटर की बातों को समझना। आप एक बच्चा फाउंडेशन में मैंने देखा, उसने मेहनत तो कर रहा था अपनी तरफ से लेकिन उतनी मेहनत कर नहीं रहा था जितनी चाहिए होगी। अब जो कोई कोई बिल्कुल ही मेहनत ना करता हो, थोड़ी सी भी करे तो उसे तो लगता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन रिक्वायरमेंट की भी तो बात होती है। तो भाई आपका उसको पास नहीं हुई लड़की, हो गए 2-3 अटेम्प्ट हो गए, फिर उसके बाद उसने इंटर में एडमिशन ले लिया, ठीक है ना भाई। मैं मुझे मतलब आप समझना,
मैं किसी का बुरा तो नहीं चाहता, बट मैं पूरा श्योर हूँ चीजें हो ही नहीं सकती। हमने स्टैंडर्ड देख लिया ना फाउंडेशन में, हमने फाउंडेशन में क्वेश्चंस के पूछने का स्टैंडर्ड देख लिया, और मैंने बोल दिया नॉन मैथ्स मैथ्स क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। जिसने ये सोच लिया कि मुझे पास होना है वो तो होता ही है, हर बार होता है। ठीक है ना? तो आपके भी माइंड में हमेशा यही रहना चाहिए। यहाँ पे आप जरा देखिए, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे, आप में से भी कुछ है, नाम नहीं ले लूंगा, लेकिन आप ये समझो कि मुझे लगता है वो आप बिलो लेवल हो, मतलब आपका लेवल सीए फाउंडेशन वाला भी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आप अगर खूब प्रैक्टिस करो, क्या बोला, खूब प्रैक्टिस करो तो आपका लेवल वो अचीव हो जाएगा। मैं तो आज जज कर रहा हूँ ना, पेपर तो आपका 1.5 महीने 1.5 महीने के बाद है ना। आप हो सकता है यू कैन मेक अ डिफरेंस, आप डिफरेंस क्रिएट कर दो। तो बट वही है, करना पड़ने वाली बात है। मेरे को किसी की ऐसे पोटेंशियल पे डाउट नहीं है, बट हाँ, अभी मेरे को ये पता चलता है, क्या टीवीएम में जब डाउट्स पूछे गए, या मैंने तो खैर करवा ही दिया था, सारे ही करवाया था, तो आप देखो उस 15 में से आपके कितने आए। एक मुन्ना वाला क्वेश्चन छोड़ के और कोई क्वेश्चन रुकना ही नहीं चाहिए था। तो अगर उसके अलावा, इसका मतलब अगर 15 क्वेश्चन में से आपके 14 नहीं आते हैं, तो इसका मतलब आप 2 मार्क्स नहीं हो, तो जो तो सारे प्लेन क्वेश्चन हो। तो ये थोड़ा सा करें, ठीक है? और मैं ये दोबारा बोलूं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत बच्चे बिलो एवरेज हैं, लेकिन मेरे ऐसे सोचने के बावजूद भी वो बच्चे पास हो सकते हैं अपनी मेहनत से। जैसे मैंने बोला एक लड़की के लिए कि भैया वो फाउंडेशन में मुझे, मतलब ऐसे है समझ लो कि मेरे को तो नहीं लगता वो पास होनी है इंटर में, क्योंकि मैंने उसका लेवल देखा हुआ। लेकिन ये मेरी सोच, मैंने उसे कब देखा था, आज मतलब 6-7 महीने पहले या ऐसे। हो सकता है उसने कुछ ऐसा कमाल कर दिया हो, बहुत मेहनत कर रही हो, और मुझे ही गलत प्रूव करते कोई। ये तो सच बात है ना भाई, इंसान जिस दिन से मेहनत करना शुरू कर देता है उस दिन से उसके अंदर और उसकी लाइफ में वैसे पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं तुम्हें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा था, ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा, इसका ना एक नाम होता है, और इसका नाम होता है प्रोबेबिलिटी। और ध्यान रखना जितने बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, ये चैप्टर बड़ा सपोर्टिव है, प्लेन प्लेन क्वेश्चन आते हैं और पूरा स्टैट्स ही ऐसा है। तो इसीलिए आप लोगों को मैंने ये रामबाण दिया था कि स्टैट्स की तैयारी पहले होगी, ठीक है? स्टैट्स की तैयारी पहले होगी, और इसमें 150 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें अगर एक बच्चा लग के 40-50 क्वेश्चन भी कर ले, फिर बस खत्म, हो गया सारा कुछ। ठीक है? 50 क्वेश्चन अगर किसी ने प्रैक्टिकल कर लिए बाइनोमियल पाइसन नॉर्मल के मिला के, तो पूरा हो गया। ठीक है ना? मिला के यानी तीनों के 50 50 50। हाँ, 50 नहीं, अबे तीनों 50 नहीं, मतलब ऐसे समझ रहे, एग्रीगेट 60, 20 20 20 तीनों। अच्छा। 20 20 क्वेश्चन बाइनोमियल के, 20 क्वेश्चन पाइसन के, 20 क्वेश्चन नॉर्मल, अदर देन दोज क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं। आप समझो ना, अब वही वाले दोबारा ही कर लिए तो उसमें जोर तो पड़ा नहीं दिमाग पे। दिमाग पे जोर पड़ने भी तो जरूरी है। जैसे वो कहते हैं कि ना, जो फसल होती है ना भाई, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन ऐसा सुना है कि अगर बहुत ज्यादा बारिश ना पड़े, बहुत ज्यादा बारिश कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी ना पड़े, तो जो ये होता है ना, गेहूं होता है, गेहूं का जो पौधा होता है उसके अंदर पौधा तो बढ़ेगा, लेकिन उसके अंदर गेहूं का दाना आता ही नहीं। गेहूं का जो दाना होता है जिसको हम पिसवा के अपने घर में आटा बना के खाते हैं, वो दाना ही नहीं उगेगा अगर बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा गर्मी ना पड़े। तो मतलब ये बात बोल के मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर स्ट्रगल नहीं है तो रिजल्ट नहीं है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, इसके अंदर एन होता है बेटा जी आपका सैंपल साइज। क्या बोला दोस्तों? एन क्या होता है आपका? सैंपल साइज। ठीक है?
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक 10 कॉइन्स। ऊपर वाले एग्जाम्पल में कितने कॉइन्स? 10। ये सैंपल साइज है, समझ गए बात को? अच्छा जी। इसके अलावा आपका पी की अगर बात करी जाए तो पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्या मतलब होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, याद रखना बेटा, हम ये बोल सकते हैं कि इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन each and every experiment has two outcomes। ठीक है, और वो दो आउटकम कौन कौन से? एक, हाँ हाँ यार वो ये ले, एक सक्सेस और एक फेलियर। कई बार ना क्या होता है, लिखते लिखते ना माइंड में भी चल रहा होता है कुछ। तो यहाँ पे आप देखो, एक तो सक्सेस और दूसरा क्या? फेलियर। मतलब ये चल रहा होता है कि इसके बाद चीज क्या बतानी है, कौन सी चीज अभी बताऊं, कौन सी चीज रुक के बताऊं। खैर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सक्सेस और फेलियर। अच्छा, जब कभी मैंने ये 12th में पढ़ा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पहले जो कोर मैथ्स होता था ना, वही मैथ्स जो आप लोगों में से पढ़ा होगा, तो हमारे टाइम पे ना ऐसा होता था, 3 सेक्शन होते थे शायद। ठीक है, एक तो पता नहीं, या 2 सेक्शन होते थे, हाँ। एक तो बुक थी पहले मैट्रिक्स वाली और डिफरेंशिएशन वाली। फिर सेकंड वाली जो बुक थी उसके अंदर क्या था? इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और फिर उसके बाद ना एक अलग भी था, उसे हम सेट सी बोलते थे। और आपका उसमें बुक थी 25 नंबर की। उस 25 नंबर की बुक के अंदर क्या था? यही बाइनोमियल, पाइसन, नॉर्मल, और आपका एनयूटी जो आप पढ़ रहे हैं। चक्कर क्या है ना, अब देखो मैथ्स में ये कमी तो है। मैथ्स वाले बच्चे, अब हम मैथ्स ले ले, ट्रिग्नोमेट्री जैसे अप्लाइड मैथ्स है वो बड़ा बढ़िया बना है। अप्लाइड मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की वजह से मैथ्स छोड़ने का मन करता है, जो कि बाद में क्या हो जाता है? घाटा हो जाता है बच्चे का। ठीक है ना? मैथ्स छोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये होना चाहिए कि कॉमर्स ले रहे हो तो अप्लाइड मैथ्स पढ़ोगे, साइंस ले रहे हो तो वो 3D वीडी पढ़ोगे, है ना? और ट्रिग्नोमेट्री, साइंस वालों का ट्रिग्नोमेट्री काम है, कॉमर्स वालों को कहीं पे भी कोई ट्रिग्नोमेट्री कोई काम नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट निकाला है ये अप्लाइड मैथ्स। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि मेजोरिटी ऑफ द स्कूल्स में पढ़ाई ही नहीं रही। ठीक है ना? और मतलब ये समझ लो, नहीं तो फाउंडेशन का सिर्फ मेजोरिटी सिलेबस तो 11th क्लास का है। और अगर अप्लाइड मैथ्स पढ़ा हुआ हो, ठीक है ना, अप्लाइड मैथ्स में, लेकिन मैंने 11th क्लास में पीएनसी था, तुम्हारे में पीएनसी पढ़ा था तुमने? तो सही है, मतलब पूरा का पूरा ये सीए फाउंडेशन का मैथ्स आपने कब पढ़ लिया? 11th 12th में ही पढ़ लिया। तो अपने अगर कभी भी कोई जूनियर भाई या बहन या कोई और जूनियर भी कभी नॉन मैथ्स होना चाहे, तो कोशिश करो कि भैया तू स्कूल चेंज करके या जैसे भी है अप्लाइड मैथ्स ले ले। और किसी अगर मान लिया कोई टीचर ना मिले स्कूल में, तो ये कह दे कि भैया मुझे अप्लाइड मैथ्स दे दो, मैं ट्यूशंस लेके पढ़ लूंगा। लेकिन नॉन मैथ्स तो बेकार है बिल्कुल, मतलब बहुत खराब। ठीक है ना? और अब ये लास्ट मौका है आपके पास ठीक होने का। ठीक है, अब इधर देखिए, तो यहाँ पे सक्सेस को बेटा जी किससे रिप्रेजेंट होता है? पी से। और फेलियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। अच्छा, एक बात और बेटा, पी प्लस क्यू का टोटल किसके बराबर होता है? 1 के। तो इस हिसाब से आप क्या कर लेते हो कि कभी भी जब पी निकालना होता है तो 1 माइनस क्यू कर लेते हो,
और ऐसे ही कभी भी अगर क्यू निकालना होता है तो 1 - p कर दे। ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज और, क्या बोला मैंने, एक चीज और, वो एक चीज और ये कि बेसिकली जब मैं कभी 12th में पढ़ता था बाइनोमियल और सीए फाउंडेशन में, जब थोड़ा सा वहां पे 12th में तो फॉर्मूला बेस पढ़ना था, ऊपर वाला फॉर्मूला याद कर लिया और लगाते गए हर क्वेश्चन में, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से चीजें हो ही गई मैनेज, है ना, ज्यादा लॉजिक पे ध्यान ही नहीं देते थे। अच्छा, लेकिन सीए फाउंडेशन में मैंने कहा ऐसे नहीं पढ़ूंगा मैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी ऐसे पढ़ते थे, बाकी सब अभी भी वैसे ही पढ़ रहे होते थे, बस क्वेश्चंस बनाओ दैट्स इट। और ऐसा भी नहीं कहूंगा उससे कोई पास नहीं हो रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे, तो वो मेरा मन था। तो मैं बेसिकली शुरुआत में जब बोला गया इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट हैज टू आउटकम्स, तो मुझे ऐसा लगा कि बाइनोमियल सिर्फ कौन सा एक्सपेरिमेंट में लगेगा जहां पे दो आउटकम्स हो रहे हैं, जैसे कॉइन का केस है, क्या आता है, हेड या टेल। तो मुझे लगा यहाँ बाइनोमियल लगेगा। लेकिन डाइस की बात अगर करें तो डाइस में कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम आते हैं, तो मैंने कहा यहाँ नहीं लगेगा। क्या बोला मैंने, यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन मेरी वो गलतफहमी थोड़े दिनों में ही दूर हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे फिर लेटर ऑन समझ में आया कि एक्सपेरिमेंट तो कितने भी हो, क्या बोला, एक्सपेरिमेंट कितने भी हो, हम उनमें से कुछ एक को कैटेगराइज कर देंगे, हम उन्हें क्या क्लासिफिकेशन कर लेंगे, कुछ को सक्सेस और कुछ को फेलियर। अब जैसे 10 कॉइन उछाले, तो मुझे अगर 3 हेड चाहिए, कितने चाहिए, तो 3 हेड वाले सारे केसेस क्या हो गए, सक्सेस। और बचे हुए सारे केसेस जिसमें 0 हेड हो, 1 हेड, 2 हेड, 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे केसेस जो है वो हमारे लिए क्या हो गए, फेलियर। तो चाहे केसेस मतलब एक तरीके से आउटकम्स कितने भी हो, क्या वर्ड बोला, आउटकम्स कितने भी हो, हम उन आउटकम्स को दो कैटेगरी में बांट लेंगे, एक तो क्या सक्सेस और एक क्या फेलियर। तो उसके बाद से जैसे मान लिया, मैं शुरुआत में सोचता था कि जैसे अगर मान लिया सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन में कोई बच्चा अपीयर होता है, तो सीए फाउंडेशन और अगर सीएमए फाउंडेशन में कोई बच्चा अपीयर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वो या तो पास होगा या फेल होगा, तो यहाँ तो बाइनोमियल लग जाएगा। लेकिन अगर मान लिया मैं कहूँ कि कोई बच्चा सीबीएसई के अंदर अपीयर होता है, तो या तो पास होता है या फेल होता है, या कई बार एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तो क्या आती है, कंपार्टमेंट। एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो क्या आती है, कंपार्टमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा यहाँ तो कितने आउटकम हो गए, 3, यानी कि इसका मतलब यहाँ बाइनोमियल नहीं लगेगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां भी बाइनोमियल लगेगा। उन तीनों में से किसी एक को सक्सेस, जो भी तुम्हें चाहिए, और बचे हुए दो को fail। आ रही है बात समझ में, क्लियर है सभी को, सर ये एनसीएक्स कॉम्बिनेशन है वो। हाँ एनसीएक्स कॉम्बिनेशन। अच्छा इधर देखो भाई प्लीज, एन का मतलब बता दिया, पी का मतलब बता दिया, एक्स का मतलब बता दिया, क्यू का मतलब बता दिया, अब एक्स का मतलब देखो। देखो एक्स को पढ़ोगे आप रैंडम वेरिएबल, एक्स को पढ़ोगे आप क्या, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल मतलब अभी बता दूंगा रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या, ठीक है। और जैसे रैंडम वेरिएबल बता ही देता हूं यहीं पे, एग्जांपल लाइक ये देखो, जब n इक्वल टू 10 कॉइन था, ठीक है, n इक्वल टू क्या था, 10 कॉइन। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, अगर देखा जाए तो आपका आउटकम्स क्या क्या आएंगे। हो सकता है 10 में से किसी पे भी हेड ना आए, यानी कि 0 हेड, या हो सकता है 1 हेड, या हो सकता है 2 हेड, या हो सकता है 3 हेड, या 4 हेड, या 5 हेड, या 6 या 7 या 8, कहां तक बेटा, 10 तक। आ रही है बात समझ में, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये इन सब जो चीज होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं बेटा जी, रैंडम वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसे, Random रैंडम वेरिएबल। बाकी मैं और बताता हूं आप लोगों को। अच्छा एन पी क्यू और एक्स भी बता दिया, लेकिन हाँ ये चीज सीख लो पहले। देखो क्लास के अंदर दोनों तरीके के बच्चे हैं, मैथ्स बैकग्राउंड भी और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड भी। उन सभी की जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले तो ये सी वर्ड देख रहे हो बीच में, सी वर्ड का मतलब क्या है बेटा जी, आपका कॉम्बिनेशन।
ये सी वर्ड जो आप देख रहे हो ये क्या है बेटा जी आपका? ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इसको ओपन करके बता देता हूं कि ये कैसे एप्लीकेबल होता है। इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का मतलब भी बता दूंगा, एक्स फैक्टोरियल और एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा याद रखना बेटा, कभी ऐसे लिखा देख लो फैक्टोरियल को, कंफ्यूज मत होना। एन फैक्टोरियल, एक्स फैक्टोरियल और एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल का तरीका है, बट मेनली आपका ये वाला तरीका चलता है। आ रही है बात समझ में भाई? यस सर। ठीक है, मेनली आपका ये वाला तरीका चलता है। अच्छा अच्छा। अब जरा देखिएगा, डन हो गई बेटा बात? ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि फिर क्या होगा, क्वेश्चनों में ना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। क्या होता है कई बार ना, मैं बाइनोमियल सिखा रहा हूँ, अब कुछ बच्चे ये एनसीएक्सी नहीं कर पा रहे होते, तो उससे क्या होता है कि वो बाइनोमियल में कहते हैं बड़ा मुश्किल है यार, कह रहे हमसे हो ही नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे? बाइनोमियल की वजह से नहीं, एनसीएक्स की वजह से। तो ये देखो, अच्छा ये याद रखना, ये याद रखना बेटा कि आपका एनसीएक्स में, भाई ध्यान ध्यान दो, एन बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? एक्स के, ठीक है। तो यहां पे आप जरा देखो, सबसे पहले एन की वैल्यू बड़ी होती है, बराबर होती है एक्स की, एन की वैल्यू कभी छोटी नहीं होगी। सर ये क्या है वेयर एक्स एन इधर देखो भाई सभी। हम्म आपका जैसे मैं ले लेता हूं 10C3, अब 10C3 लेता हूं तो बेटा ध्यान दो सभी, अब 10C3 कर रहे हो आप, तो बेटा ऊपर 10 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, और उसके बाद n माइनस एक्स यानी कि 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। तो अब इसे ओपन करेंगे तो हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं फैक्टोरियल का मीनिंग, ठीक है, पता होगा तो अच्छी बात है, बट मैं अपनी तरफ से अपना काम पूरा करूं। और ये देखो दोस्तों, जैसे अगर लिखा हुआ है आपका 5 फैक्टोरियल, क्या लिखा हुआ है? 5 तो फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम n टू 1। ये देखो 5, इसके बाद अगला इंटीजर कौन सा है? 4, 3, 2, और लास्ट इंटीजर कहां तक? 1 तक। बोला ना, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर फ्रॉम n टू 1। तो ये बेटा जी कितना आ जाएगा आपका? 120। 6 फैक्टोरियल बेटा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना बेटा जी आपका? 720। बेटा 7 फैक्टोरियल लिखूंगा, ऐसे ही ओपन करूंगा तो याद रख लो, बल्कि 5040, और 8 फैक्टोरियल तक याद है मुझे भी, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 40320, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को 5 से छोटा जैसे 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल बिल्कुल वही, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 आएगा। 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आएगा। और 2 फैक्टोरियल 2 आएगा। याद रखने वाली बात है, एक फैक्टोरियल 1 आएगा। और लास्ट जीरो फैक्टोरियल, ध्यान दो भाई, जीरो फैक्टोरियल भी 1 है, ठीक है। भी आएगा तो सब कुछ जीरो ही हो जाएगा। हाँ, जीरो, अगर जीरो जीरो ही आएगा तो फिर सब कुछ जीरो ही हो जाएगा। तो जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? 1। और मैंने आप लोगों को क्या लिखवा दिया था, आपको बता दिया था, फैक्टोरियल मीन्स factorial means product of integer from n to 1।
आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब जरा देखिएगा, इसको जरा यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 10 फैक्टोरियल को ना 7 से पहले रुक जाना, क्योंकि 10 फैक्टोरियल से 7 से पहले इसलिए रुक जाना बेटा क्योंकि 10 लिखा, 9 लिखा, 8 लिखा, उसके बाद 7 फैक्टोरियल को नीचे वाले 7 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे, कैंसिल, तो वो लिखा ही नहीं मैंने है। और 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, 6। कितना आया आंसर? ठीक है बेटा, अच्छा जी। इसके अलावा इधर देखो भाई सभी, अगर 10C7 करता हूं तो 10C7 भी 120 आएगा। तुमने कहा सर ये क्या कर रहे हो, ये सेम कैसे पता चला आपको आएगा? सुनो बेटा, एक प्रॉपर्टी होती है, ये भी याद रख लो, NCR बराबर होता है NC(n-R). ठीक है, NCR बराबर होता है NC(n-R). इसका क्या मतलब हुआ? देखो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपने यहाँ पे लिख दिया 10C3, लिखा 10C3। अब मुझे बताओ 10C(10-3) कितना लिखो, 7। आ रही है बात समझ में? और पक्का आएगा, समझ लो बात को। ये देखो करूं, अगर 10C7 को 10 फैक्टोरियल, फिर 7 फैक्टोरियल और 10-7 3, बता तो ऊपर वाली सेम चीज नहीं आ गई? तो सॉल्व करने में भी सेम ही आएगा। चलो अब मैं आपसे थोड़ा सा पूछता हूं बेटा, मुझे ये आप लोग बताओगे कि 11C5 किसके बराबर होगा? वैल्यू नहीं, 11C5 किसके बराबर होगा? 11C6 के। ये समझ में आया सबको? अबे 11 में से 5 सेलेक्ट हो रहे हैं और बचे हुए 11 में से 6 सेलेक्ट हो रहे हैं, तो दोनों केसेस क्या होंगे, सेम। दोनों केसेस क्या होंगे, सेम। ये देखो मैं तुम्हें एक तरीका बता, इधर देखना चाहिए। ये 4 बच्चे बैठे हुए हैं, काजल, कनव, गौरव और वर्ष। इन चारों में से हमने 3 बच्चों को सिलेक्ट करना है और एक को रिजेक्ट करना है। मान लिया मैंने लिया कनव को रिजेक्ट किया, बाकी 3 को सिलेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद मान लिया दूसरे केस में गौरव को रिजेक्ट, बाकी 3 को सिलेक्ट, फिर काजल को रिजेक्ट, बाकी 3 को सिलेक्ट, फिर वर्षा को रिजेक्ट, बाकी 3 को सिलेक्ट। मैंने कितनी तरीके से रिजेक्ट करा एक बच्चा, 4 तरीके से। तो बचे हुए 3 भी तो मैंने कितने तरीके से सिलेक्ट करे, 4 तरीके से। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या है, नंबर ऑफ सिलेक्शन, और ये क्या है, नंबर ऑफ रिमेनिंग सिलेक्शंस, है ना। रिजेक्शन वर्ड बोलने से कुछ गलत मैसेज ना चला जाए तुम्हारे माइंड में, ठीक है ना। रिजेक्ट करने के लिए भी तो सेलेक्ट करना पड़ता है कि ये बंदे नहीं आएंगे, सेलेक्ट करा ना आपने। तो आई होप समझ में आ गई बात आप सबको। तो जल्दी से मुझे एक बार ये और बता दें फिर कि अगर कभी मैं लिखूं 17C11, बताओ क्या लिखूं अब, ठीक है ना गौरव? चलिए, तो ये बेसिकली आपका, मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बता दी। ये इसका बाइनोमियल से कोई मतलब नहीं है, इसका बाइनोमियल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं वो काम करूं जो आप लोगों की, जिसकी वजह से मैंने बाइनोमियल को इंपॉर्टेंस दिखा के शुरुआत करी थी। मैंने 10 कॉइन को टॉस करा, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैं नहीं निकाल पा रहा था, ठीक है ना। लेकिन क्या मैं अब निकाल पाऊंगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले इस चीज के चांसेस बताओ कि 3 कॉइन पे हेड आएंगे, ठीक है। अब ये देखो दोबारा से रैंडम वेरिएबल क्या थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो अब इनमें से, इन सभी रैंडम वेरिएबल में से मुझसे क्या पूछा गया, इस रैंडम वेरिएबल के चांसेस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 है बेटा, n आपका 10 है, और आप सबको पता है कि कॉइन के केस में हेड आने के चांसेस कितने होते हैं, 1/2, और टेल आने के चांसेस 1/2। तो एज पर माय फॉर्मूला NCX यानी कि 10C3, और P यानी कि 1/2 की पावर x यानी कि 3, और Q यानी कि 1/2 की पावर n-x यानी कि 10 - 3 कितना, 7।
तो 10c3 बेटा अभी निकाल ही लिया था तुमने, 120 आया था ना यही वाला। अच्छा, दोनों भी ये सेम हो गए, जो कि हमेशा सेम होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अभी दोनों सेम हो गए, और ये क्या हो गया, 1/2 की पावर कितना, 10। तो यहाँ पे आपका 120 और ये 2 की पावर 10 कितना हो गया, 1024। तो यहाँ पे आपका ये बेसिकली देख लो भैया, बिना कोई एफर्ट्स के हमने, बिना किसी मेहनत के हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जो चीज वहां पे नहीं हो पा रही थी वो यहाँ पे एग्रीड इस बात से। हालांकि ये भी वही है, फेवरेबल अपॉन में टोटल ही है, लेकिन हमने इसमें किसका यूज करना शुरू कर दिया, कॉम्बिनेशन का। तो आप ये समझो कि बस, लेकिन इसका नाम क्या रखा हमने, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या नाम रखा इसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसे हम फिर यही बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी का ड्रॉबैक, तो सर प्रोबेबिलिटी का ड्रॉबैक यहाँ पे क्या हो गया, ओवरकम हो गया। प्रोबेबिलिटी का ड्रॉबैक यहाँ पे क्या हो गया, ओवरकम हो गया। जो प्रोबेबिलिटी में कमी थी वो यहाँ पे क्या हो गई, दूर हो गई। समझ गए बात को। हाँ, क्या कह रहे थे गौरव। तो सर सारी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूले लग सकते हैं, सारी मतलब, किसी भी नंबर का, किसी भी, जैसे हेड टेल, कोई सब कार्ड वार्ड सब भी इसी से निकल जाएंगे। हाँ निकल सकते। ठीक है, अब इधर देखिए, यहां पे अगर हम बात करें तो ये आप लोगों को सबको समझ में आ गया ना। चलो अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और सर आईसीआई से कराना। हाँ जी, इधर देखो भाई सभी, सबसे पहले आपका यहाँ पे देखो, ये बाइनोमियल का क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले, और देखो क्या लिखा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। तो वही वाली बात हो गई जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था। वैसे भी एक बात याद रखना, 10 कॉइन को एक साथ उछालना, 10 कॉइन्स आर टॉस्ड, और कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, ये दोनों एक ही बात है। जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनता है, सेम बनता है। अज्यूमिंग द कॉइन टू बी अनबायस्ड, अनबायस्ड का मतलब है नॉर्मल कॉइन होना चाहिए, एक तरफ हेड और एक तरफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड। मैंने 3 हेड के चांसेस निकाल दिए, ये किसके मांग रहे हैं, 4 हेड के मांग रहे हैं। ठीक है ना, बात तो एक ही है। हाँ जी, हाँ बोल बेटा। सेवन तक तो 6 तक होगा। हाँ जी, इधर देखिए भाई प्लीज दोस्तों, यहाँ पे इसमें बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स अज्यूमिंग द कॉइन टू बी अनबायस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड। तो ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एटलीस्ट 4 हेड। अब 4 हेड तो मैं क्या ही निकाल के बताऊं, वो हो गया बस, है ना। बल्कि मैं तो कह रहा हूं काफी आसान लगा ये वाला क्वेश्चन, स्पेशली हर कोई क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन ये वाला, ये लो मैं कर भी देता हूं। आप नोटिस करो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन दोनों की पावर, अरे पीछे तक देखो, इन दोनों की पावर तो कॉमन हमेशा सेम ही रहेगी ना, 10 ही रहेगी। क्योंकि जैसे अगर मान लिया मैं यहाँ लिखता हूँ 10c4 और 1/2 की पावर 4,
तो 1/2 की पावर यहाँ पे 10-4 यानी कि 6। तो बाद में फिर मैं प्लस ही कर दूंगा। अच्छा, ये हो गया 10c4 और 1/2 की पावर कितना 10। तो बेटा अब ये तो आंसर निकाल लेंगे हम। 10c4 जरा कैलकुलेट करो बेटा, कितना आता है 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 10 - 4 6, और ये हो गया 1024। फिर 10 को हम कब तक खोलेंगे, 6 से पहले रुक जाएंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 और 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू, अच्छा ये सबको पता है ना ये क्यों रुक रहे हैं, क्योंकि इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा 6 फैक्टोरियल, और नीचे वाले 6 फैक्टोरियल से वो कैंसिल, और 4 को ओपन करूंगा तो ये कितना आएगा 24। ठीक है, 8 3 24, 3 3 9, तो 210 और 1024। ठीक है, और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। समझ गए वैसे आप बात? अच्छा दोस्तों, लेकिन एक बात सुन, अगले क्वेश्चन में बोला है प्लीज, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, अगले क्वेश्चन में पूछा है, इस एग्जांपल के अगले पार्ट में पूछा है एटलीस्ट 4 हेड। यार एटलीस्ट 4 हेड का मतलब पता है क्या हुआ, कम से कम कि कम से कम 4 हेड। तो 4 हेड की प्रोबेबिलिटी, 5 हेड की प्रोबेबिलिटी, 6 हेड की प्रोबेबिलिटी, 7 हेड की प्रोबेबिलिटी, और ऐसे करते करते कहां तक 10 हेड तक की प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल। सुनो सुनो सभी ध्यान दो, याद रखना अलग अलग ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका, तो आपको हर रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालनी है। आप ऐसा नहीं कुछ कर सकते कि सीधा एक बार में लिया और 4 से लेकर कहां तक की 10 तक की प्रोबेबिलिटी एक बार में निकाली, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको हर एक रैंडम वेरिएबल की, हर एक रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी पड़ेगी, अलग अलग निकाल। अच्छा, इसका तरीका एक ये भी है, सुनो, तुम्हें तुम्हें ये सबको पता है कि आपका ये मैंने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखवाया, तो इससे क्या बताया कि सबकी प्रोबेबिलिटी, हर एक रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी क्या अलग अलग निकलती है, यहाँ पे एक साथ नहीं निकल सकती। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा देखो, सिंस आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि 4 से लेकर 10 तक की एक साथ निकाल दो। अच्छा, यहाँ पे आपका ये तो सबको पता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड भी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड भी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड भी होता है, और कहां तक होता है बेटा, हमारे इस एग्जांपल में 10 हेड तक। इन सब की प्रोबेबिलिटीज का टोटल जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि जो टोटल आउटकम होता है वो क्या होता है, जो टोटल आउटकम होता है वो क्या होता है 1। आ रहा है सबको समझ? तो सर हम इसमें 1 2 3 की निकाल के माइनस तो हाँ, एक तरीका तो ये है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकालो, कहां तक 10 तक, और कोई मुश्किल भी नहीं रहा अभी तक, इस एग्जांपल में तो नहीं रहा। अच्छा, इसका अल्टरनेटिव ये भी है कि आप क्या करो, इसमें क्या है कि ना, पता है क्या करना पड़ेगा, 4 से लेकर 10 तक 7 आउट रैंडम वेरिएबल हो गए, 7 प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। अल्टरनेटिव ये है कि 1 में से माइनस कर दो क्या, 0 1 2 और 3। आ रही है बात समझ में, 0 1 2 और 3, तो ये थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, बस इतना सा ही लालच है, और कोई लालच नहीं। तो यहां पे आप जरा देखो भाई, प्लीज ध्यान दो, 1 माइनस, मैं तो कह रहा हूं अब तो हमें ये भी पता चल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मतलब क्या करना चाहिए, 10c0 अपॉन में 1024। हर जगह तो नहीं, बट यहां तो लगी रही है बात। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मतलब 10c1 अपॉन में 1024, 10c2 अपॉन में 1024, 10c3 अपॉन में 1024। आ रही है बात समझ में? बल्कि एक काम करते हैं,
1024 एक बार में लिख देता हूँ और इन सब के कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 10C0, बेटा 10C0 जो है वो तो 1 होती है। क्या होगी? 1। माइनस कॉमन ले लिया है तो अब हर जगह प्लस आएगा। 10C1 10 होती है। 10C2 जो है वो होगी 45। क्या होगी? ध्यान रखना, ऐसा नहीं है याद है मुझे, कैलकुलेट ही कर रहा हूं। कैसे करता हूं माइंड में कि ऊपर 10 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल, फिर 10 को 8 से पहले नहीं, 10 इंटू 9 90, 90 को 2 से डिवाइड करूंगा 45। मतलब आप ये मत समझना कोई रटा हुआ है, कैलकुलेट ही करा है। ठीक है। इसके अलावा 10C3, तो आपका यहाँ पे 10 9 और 8 9 8 72 720 अपॉन में 6 120 आ रहा है आंसर। ठीक है। तो आप ये देखो, ये आप प्रैक्टिस कर करके आप लिख लिख के भी करोगे तो भी, अगर क्वेश्चन करोगे तो सब हो जाएगा। ठीक है। और फाइनली आंसर आ तो जाना ही है अब यहाँ पे। ठीक है, समझ गए सभी? एटलीस्ट वन या एटलीस्ट जो भी था इस तरीके के, समझ गए ना बात को? अच्छा, वैसे कितना बनता है? 165 175 और 176 बन रहा है ना? करिए 1024 माइनस 176 8 48 अपॉन में 1024। समझ गए बात को? यस सर। अच्छा, चलो इधर देखो बेटा, स्क्रीन शिफ्ट कर दूं ना? हाँ सर। लिख लोगे इतना तो अपने आप भी? समझ तो चुके ही हो। यस तो बिल्कुल ऐसे एज इट इज कॉपी करने का तो कोई लॉजिक भी नहीं बनता। ये देखो भाई, मैंने आपको 4 हेड का बता दिया, फिर एटलीस्ट 4 हेड भी करवा दिया, और एटमोस्ट 3 हेड। अगर तुमसे कोई पूछे एटमोस्ट 3 हेड, तो ध्यान है अभी मैंने 3 हाँ। तक का एटमोस्ट 3 हेड का मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा 0 1 2 3 1 2 और 3, और 0 1 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी अभी तुमने निकाली। ये यही तो है, देख ले, 0 1 2 और 3 कितनी? 176। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। ये लो भाई, एटलीस्ट 4 हेड के चांसेस 848 अपॉन में 1024, और एटमोस्ट 3 हेड का मतलब 176 अपॉन में 102। आ रही है बात समझ में? ठीक, आगे चलते हैं। और दोस्तों ये देखो, ये क्वेश्चन करो, पढ़ो जरा एक बार। सर कॉन्जिक्यूटिव डेट्स ना, कि लगातार लगातार या फिर सर कहीं कहाँ लिखा है? रैंडम नहीं लिखा। समझ गए। जब पहली बार मैंने पढ़ा था ये क्वेश्चन, तो मैंने तो और गलत पढ़ा था। यहाँ पे इसमें मैंने पढ़ा, पता है, मेरे 15 डेट्स लिखा था मेरे। मैं पढ़ शायद डेट्स भी रहूंगा, और मन में माइंड में मेरे क्या चल रहा है? डेज। 15 डेज आर सेलेक्टेड रैंडम। तो मुझे लगा कि कोई से भी 15 दिन उठा लो। फिर उसके बाद कोई से भी 15 दिन उठा लो, तो मेरे को लगा कहता 2 संडे। तो मैंने कहा ये क्या गलत क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेरे माइंड में ये चल रहा है कि जब 15 दिन कोई से भी सिलेक्ट करूंगा, तो 15 दिन में तो 2 हफ्ते से ऊपर होता है, 14 दिन होते हैं ना 2 हफ्ते में, तो 2 संडे तो आएंगे ही आएंगे, 100% चांसेस है। फिर उसके बाद जब काफी देर परेशान होते होते, मतलब मैं दिमाग लगाए जा रहा हूँ कि क्या चक्कर है, क्वेश्चन गलत है, मैं गलत सोच रहा हूँ, क्या है। फिर थोड़ी देर बाद लाइन में, मतलब माइंड में क्लिक हुआ, 15 डेट्स आर सेलेक्ट। बस तब समझ में आया, अच्छा ये 15 अलग अलग डेट चुन रहा है, जैसे 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 7 जुलाई, 8 जून, ऐसे करके अलग अलग 15 दिन सेलेक्ट करना है। तो अब अगर ये 15 दिन सेलेक्ट कर रहा है, तो पहली बात तो ये कि अब मैं तुम्हें थोड़े फॉर्मूले के हिसाब से बता दूं। n इक्वल टू कितना हो गया? 15। अच्छा एक बात बताओ,
अब जब ये अलग अलग डेट सेलेक्ट कर रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक भी संडे ना हो, और एक संडे, 2 संडे, 3 संडे, 4 संडे, मैक्सिमम कहां तक 15 के 15 डेट्स क्या हो संडे, क्योंकि पूरे साल में 52 संडे तो होते ही हैं, मिनिमम 52 होते हैं, मैक्सिमम में 53 भी हो सकते हैं। समझ गए? एक्चुअली क्या होता है 52 वीक्स में ना 364 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 364। तो 364 डेज के अंदर 52 संडे कंफर्म है। अब पता चला जो आखिरी वाला दिन बचा 365 वो भी संडे पड़ जाए समहाउ, तो इसका मतलब 53 संडे भी हो सकते हैं। समझ गए? तो ठीक है ना, सबको समझ में आई ना बात? तो यहाँ पे आप ये मत सोचना कि 15, मैंने बताया ना, मैंने भी गलती यही करी, और ये इसने बोल तो डेट्स ही रहा है लेकिन कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव डेट्स। सर, मैं भी कॉन्जिक्यूटिव वही डेट कर रहा मतलब लगातार, जबकि वहां देखो क्या लिखा है एट। तो यानी कि हमारी ना क्वेश्चन पढ़ने के स्किल्स की कमी है, क्वेश्चन पढ़ने के स्किल्स की कमी है। और यार मैं सही बताऊं, स्किल्स भी मतलब स्किल्स भी डेवलप किससे होंगे? प्रैक्टिस। स्किल्स भी डेवलप किससे होंगे? प्रैक्टिस। मैं आपको बताऊं, जैसे ना मेरे वो है नेफ्यू है, उसका इंटरनेशनल बोर्ड है। सुनो भाई प्लीज, उसका क्या है? इंटरनेशनल बोर्ड है। भाई आप 5th क्लास के बच्चे का मैथ्स जो देख लो, वो क्या ही पूछ रहे हैं। मतलब टॉपिक मान लिया लिखा हुआ रियल नंबर्स, हमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो रियल नंबर्स में ना आता, ठीक है ना? कोई क्वेश्चन की रियल नंबर या रेशनल कैसे प्रूव करते हैं या इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, सब कुछ आता है। कुछ भी लैंग्वेज ही अलग, अजीब ही क्वेश्चन, बिल्कुल अलग। मतलब लिटरली हमारे यहाँ पे जोर पड़ रहा है कि ये पूछ क्या रहा है, मुझे ये बता दे कोई कि पूछ क्या रहा है, आता मुझे सारा है। तो आप ये समझ लो कि इट्स ऑल अबाउट हैबिट, प्रैक्टिस। क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा पूछ क्या रहा है 5th क्लास का। तो मतलब कि अगर मैं कभी कहता हूं कि स्किल्स वाली बात करता हूं, तो वो स्किल्स भी कैसे आएंगे? जब आप करोगे बार 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 बार, तब आपको वो उस तरीके की लैंग्वेज समझनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे देखो इसने पूछा है 2 संडे भाई, तो इधर देखो भाई, पहले तो देखो तुम्हें एक्स पता चल गया ना तुम्हारा। यस सर। अच्छा, लेकिन अब बात आती है पी की। अब यार कितने तरीके के डेज होते हैं? 7 तरीके के। तुम्हारा फेवरेबल कौन सा है? एक। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल दो। टू फैक्टोरियल अरे ये 6/7 की पावर 13 निकालने के लिए ना आपका सिंपल तरीका ये है, आप ना 6 डिवाइडेड बाय 7 डेसिमल में निकाल लो और उसकी पावर क्या निकाल लो। ठीक है, बताओ पहले तो 6/7 कितना आता है? 0.857 M प्लस भाई 6/7 बता दो बस। 0.8, N प्लस कंस्ट्रक्ट। ठीक है, और उसकी पावर कितनी? 13। 22.4 0.857 की पावर 13। स्टेप नंबर 14 तक 134 800 14.15 0.1345
087, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 15 और डिवाइड बाय कर देता हूं 7, 0.288 आ रहा है। आप चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, 0.2। भाई ठीक है। हाँ, अगर आप 15 डेट सेलेक्ट करते हो पूरे साल में से रेंडमली तो 29% चांस है कि कम से कम 2 संडे, सॉरी कम से कम नहीं, सिर्फ 2 संडे। बोलो ठीक है। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब इधर देखिएगा, इतनी बात हो गई, समझ में आ गया क्वेश्चंस कैसे बनता है इसका है। अच्छा, अब एक काम करो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सीख लो। इतना ही है बस बाइनोमियल। क्या बोला, इतना ही है बस बाइनोमियल। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बस, NCX P की पावर X Q की पावर N। अच्छा, अब अगर कुछ जो एक्स्ट्रा है वो सुन लो भाई प्लीज, इधर देखो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालने का तरीका, सर इस चैप्टर में क्या है? 3 क्लासेस। ऐसा क्यों पूछा? ये भी 3 का है, और कोरिलेशन रिलेशन भी 3 का है, और पाइस प्रो क्या बोलते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी 3। ठीक है, तो यहां पे आपका आज क्या है, मंडे ट्यूसडे है ना, इस हफ्ते में ये, और नेक्स्ट वीक में कोरिलेशन रिलेशन, उससे नेक्स्ट वीक में परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन एक क्लास, इंटीग्रेशन एक क्लास। ठीक है, बेसिक की बात नहीं हो रही, एडवांस नहीं, मतलब जो सीए का है वो पूरा का पूरा कंसेप्ट पूरे क्वेश्चंस तक भी करवा दूंगा एक। समझ गए बात? सर वही 12th के लेवल का है। हाँ, उससे भी ऐसा है, अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो उससे भी काफी ऐसा है। एक क्वेश्चन, एक क्लास डिफरेंशिएशन, एक क्लास इंटीग्रेशन, एक क्लास कंटिन्यूटी, फंक्शन और रिलेशन सब एक क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे वही मैंने बता दिया था आपको पहली 10 तारीख तक। ठीक है, अब यहां देखो, हाँ, मीन इज इक्वल्स टू n इंटू पी, मीन इज इक्वल्स टू n इंटू पी। तो बेटा यहां पे आपका, अगर हम बात करें, प्लीज ध्यान दीजिएगा, मीन आपका n इंटू पी है, वेरिएंस आपका देखेंगे, अगर मान लिया पॉसिबल हुआ तो 25 तारीख के बाद, अभी मतलब इस वीक के बाद, अगर कोई एक दिन ना मैं संडे को क्लास लेके कोशिश करूंगा कि जैसे कोरिलेशन रिग्रेशन अगर हुआ तो एक स्ट्रेच पे खत्म करवा दिया, मतलब क्लास थोड़ी सी लंबी ले ली, और लंबी से क्या होता है, आउटपुट जल्दी आ जाता है, तो एक मतलब ये कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो थोड़ा सा वो और पहले आपका फिनिश कर। बाकी वैसे कोई ऐसा है नहीं, जब अभी तक सब कुछ बहुत आराम से करा है तो ये भी करो, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार चीजें खराब भी हो जाती। मैटर तो ये करता है बस कि हाँ, तो यहाँ पे प्लीज, होने को ऐसी ऐसी जगह भी है जहां पे कोर्स पता है कब खत्म होगा, दिसंबर 31 तक भी नहीं हुआ, वो भी अकाउंट्स। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बुराई कर रहा हूं, उनका अपना टेक्निक है। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे कन्विंस है, और उनका वो स्टाइल है, वो जिस तरीके से करवाते हैं मार्क्स भी अच्छी आ रहे हैं। तो कोई अगर उनकी सोच से डिफरेंस क्रिएट करता है कि अरे नहीं मैं कब करूंगा ये, कोई बात नहीं,
सबका अपना अपना स्टाइल है। तो भैया मुझे ऐसा लगता है कि आराम से इतना तुम्हारे को 1 महीना मिल जाएगा। 1 महीना सफिशिएंट इनफ है। आपको चीजें अभी भी आराम से ही कराई है, ठीक है ना। तो आपके पास वैसे तो तभी मौका था साथ साथ करने का। ऐसा तो नहीं कि एक दिन में इतना आप काम दे दिया कि आप कर नहीं सकते थे। आपके पास सही मौका तो क्या था, साथ साथ ही करने का था। फिलहाल देखिए, मीन जो है वो क्या है आपका, एनपी, और वेरिएंस जो है वो क्या है आपका, एनपी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। वेरिएंस ये वही होता है बेटा स्क्वायर। जो, अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। यस। सर ये उधर लिख। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, मीन होता है एनपी, वेरिएंस क्या होता है, एनपी क्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट एनपी क्यू है। तो आप एक बात बताओ, ये याद रख लोगे, इतनी बातें हैं। यस सर। अच्छा, इसके अलावा बेटा याद रखना कि आपका, प्लीज ध्यान दो, मीन बड़ा होगा किससे, वेरिएंस से। मीन हमेशा बड़ा होता है किससे, वेरिएंस, हमेशा। ठीक है, उसके पीछे रीजन सुन लो। एक बात बताओ, मीन का फॉर्मूला ऊपर क्या देख रहे हो, एनपी, और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या देख रहे हो, एनपी क्यू। यानी कि एनपी में ही एक एक्स्ट्रा चीज मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका P प्लस क्यू का टोटल कितना होता है, तो ये पॉइंट में आएगा। तो P बेटा जी आपका एक तरीके से कैसा होता होगा, 1 से छोटा, और Q भी एक तरीके से कैसे होता होगा, 1 से छोटा। दिख रहा है। तो बेटा मैं इधर लिख देता हूं, ये लो, P भी 1 से, P प्लस क्यू 1 होता है, P भी 1 से छोटा और Q भी 1 से छोटी वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो इससे इंक्रीज नहीं बल्कि क्या कर देती है, डिक्रीज। आप एक काम करो, 1 लाख में 0.8 मल्टीप्लाई करो, 80,000 रह गया। 80,000 में 0.8 मल्टीप्लाई करो, 64,000 रह गया। 64,000 में 0.8 मल्टीप्लाई करो तो 56 या कुछ ऐसे ही होगा। क्या बताओ। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हो, 51,000 के आसपास होगा। तो इसका मतलब देख रहे हो, जैसे जैसे डेसिमल 1 से छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो जो वैल्यूज हैं वो क्या होती जा रही है, और छोटी है। समझ गए क्यों मीन बड़ा होता है वेरिएंस। ठीक है, इसके अलावा आपका, अब मीन पता चल गया, वेरिएंस पता चल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। एक ये कह देते हैं कि भाई मैक्सिमम वेरिएंस जो होता है ना, क्या बोला, मैक्सिमम वेरिएंस जो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो n/4 होता है। क्या होता है, n/4। ठीक है ना, सर जी क्या कह रहे हैं, n/4 होता है। अब ये n/4 कैसे बनेगा, ये n/4 ऐसे बनेगा जब p की वैल्यू 1/2 और q की वैल्यू भी क्या बनेगी, 1/2, इसका मतलब है ना। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, when p equals to q। सर मेरे को ये वाली चीज़
कि क्या चीज नहीं आई? ये मैक्सिमम ये मैक्सिमम कैसे है, यही तो पूछ रहे हो आप। फॉर्मूले में पी और क्यू की जगह 1/2 रखा और n/4 आ गया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैक्सिमम है, तुम कह रही हो ये मैक्सिमम कैसे हुआ, बस इतना ही सही है ना क्वेश्चन। तो बेटा एक काम कर, n/4 का मतलब ऐसे समझ ले, n/4 का मतलब क्या होता है? 0.25 ऑफ n। अच्छा अब तो एक काम कर, तू अपनी मर्जी से ना पी बोल कोई, टू पी, पी की प्रोबेबिलिटी होता है ना, तो टू नहीं बोल सकता, कुछ और बोलेगी ना, 2/5, 2/5। तो अगर p 2/5 है तो q फिर क्या होगा? 3/5। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 6/25, चल 6/25 की वैल्यू बता। क्या बोला? 0 पॉइंट, तू मुझे बता, तू मुझे बता ये बड़ा आएगा या ये बड़ा आएगा? ऊपर वाला है। हाँ। अब तुम कुछ भी पी और क्यू ले लेना, बस 1/2 को छोड़ के कुछ भी ले लेना, आपकी वैल्यू 0.25 n से बड़ी नहीं बल्कि छोटी आएगी, इसलिए उसको मैक्सिमम बोल देते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिकल बोल देते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल इफ p इक्वल्स टू q। और सबको पता है अगर p और q बराबर होंगे तो 1/2 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि चक्कर क्या है ना, p प्लस q का टोटल क्या होता है? 1। तो दोनों 1/2 होंगे तभी तो दोनों का टोटल भी तो 1 रहना चाहिए। आप कहो कि सर एक काम करते हैं, p भी 0.4 है, q भी 0.4 है, नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का टोटल 1 नहीं बन रहा। तो अगर ये दोनों बराबर है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? 1/2 यानी कि 0.5। भाई किसी को प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा सिमेट्रिकल का मतलब पता है क्या होता है? एक जैसे। सिमेट्रिकल का मतलब होता है एक ऐसा डेटा जहां का मीन, जहां का मीडियन और जहां का मोड क्या हो? बराबर। इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल। जहां का मीन, जहां का मीडियन, जहां का मोड क्या हो? बराबर हो, उसे बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन? नो सर। लास्ट पॉइंट, बस इतना सही था बाइनोमियल। लास्ट पॉइंट ये कि बाइनोमियल का, अच्छा एक बात याद रखना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ना बाय पैरामेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाय। सिंस टू वैल्यूज must be given n and p। दोस्तों याद रखना, आपका n और p अगर पता होगा तो फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा। कैसे? देखो, अगर np पता होगा तो मीन निकाल सकता हूं, ठीक है। अगर np पता होगा तो p पता है तो q तो निकल ही जाएगा, 1 - p, ठीक है। और आपका वेरिएंस भी निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला ऊपर किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे हो जाएगी। और आपका मतलब आप ये समझो कि कुछ भी पूछा जा सकता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, अगर आपको क्या पता है n और p। तो जो चीज इन दोनों को बोलते हैं पैरामीटर्स, क्या बोलेंगे इन दोनों को? पैरामीटर्स। और क्योंकि ये दो हैं, तो इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं? पाई पैरामीटर। क्योंकि ये दो है तो इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं? पाई पैरामीटर, ठीक है। अब बस इसके बाद देख लो, लास्ट पॉइंट है, बाइनोमियल आपका ये फिनिश हो गया। अब तुम बताओ, इतना कंटेंट तो याद रख सकते हो ना? यस सर। मीन एंड पी,
वेरिएंस एन पी क्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एन पी क्यू, मैक्सिमम वेरिएंस एन बाय 4, बाई पैरामेट्रिक होता है, सिमेट्रिकल होता है जब पी और क्यू बराबर हो, और एक लास्ट पॉइंट और ये देखो, और वो ऊपर वाला फॉर्मूला तो याद हो ही गया, सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन। माइनस एक्स। छोटे छोटे टारगेट बना के अपने अचीव करो। एकदम से पूरा सिलेबस उठाने की बात सोचते हैं तो ऑब्वियसली किसी किसी के लिए, अगर मान लो कोई बच्चा अप टू डेट नहीं चल रहा उसे डर चढ़ जाएगा, लेकिन अगर छोटे छोटे टारगेट बना के अचीव करें हो जाए, ठीक है। बहुत आसान है पास होना, ठीक है। और आप सभी जो है ऐसा कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं जितना टाइम बचा हुआ है। अगर उतना जितना टाइम बचा हुआ है उतने में भी कर लो, ठीक है ना। भाई एक बात बताओ ना, तुम्हारा अगर मैं बात करूं 5 और 5 10 और 5 15, 15-17 नंबर का सिलेबस अभी बचा हुआ है ना। 83 नंबर का कंप्लीट करवा चुके। अब तुम सोचो कि उस 83 में से तुम क्या पास होने की गुंजाइश तो बहुत कुछ है, और तुम्हें तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें वो 83 मार्क्स भूल गए हो, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन क्या वो ऐसा था कि तुमसे हो ही नहीं सकता? क्या तुमसे टीवीएम हो ही नहीं सकता? क्या तुमसे मीन मीडियन मोड डिस्पर्जन इंडेक्स नंबर प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता? जब यहाँ पे बैठ के साथ में करे थे, कुछ मैंने करे थे, जब कुछ तुमने करे थे, तो अगर उनकी अच्छी तैयारी करो तो पेपर में भी हो सकते हैं। एपीजीपी था, ध्यान है वो शॉर्टकट सारे बता दिए थे, एनएच टर्म के इक्वल टू या जीटी वाले तरीके सब एपीजीपी में बताए थे, है ना। रेशियो प्रोपोर्शन चलो थोड़ा सा सोच के याद है आए कि यार हाँ वो थोड़ा सा ट्रिकी था, जो ट्रिकी था उसकी प्रैक्टिस दोबारा कर लो, पेपर तक आते आते एक बार और कर लो, कुछ नहीं है भाई। पास बस ऐसे हो सकते हो, ठीक है ना, लेकिन बैठे बैठे नहीं होगा, है ना। मेहनत जो है, जो भी मेहनत रिक्वायर्ड है वो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए अब इधर देखिए प्लीज, यहां पे लास्ट चीज बता देता हूं भाई प्लीज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोड। यार देख, मेहनत तो ऐसी चीज है वो तो जिंदगी भर करनी पड़ेगी, वो मोदी भी कर रहे है ना, और किसी की तो बात छोड़ो, नहीं देश को चलाने की बात छोड़, पहले जीतना जरूरी है, पहले तो जीतना जरूरी है, और बैठे बैठे कोई जीत पा रहा है? ऐसा तो कोई बंदा है नहीं। उसके लिए भी वो भी भाई, पहले एक टाइम था बीजेपी को मतलब ऐसी इमेज थी कि वो बड़ी शरीफ पार्टी है, अब थोड़ी रह गई, ठीक है। उसे पता है शरीफ रहेंगे तो जीतेंगे ही नहीं, तो अब वो भी इनकी जैसी हो गई है, बाकी सारी पार्टियों जैसी। तो अब इधर देखिए प्लीज, यहां पे अगर हम बात करें तो मोड की अगर बात करें, वन मोड, और यहाँ पे आपका क्या, टू मोड, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मोड होता है ना, वो या तो वन मोड होता है या फिर टू मोड। अब पता कैसे चलता है? if n plus 1 that में p is not वो क्या कहते हैं integer। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला है। और यहाँ पे आपका इफ n प्लस 1 इंटू पी इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। और अगर n प्लस 1 इंटू पी नॉट एन इंटीजर, सुनो, नॉट एन इंटीजर का मतलब होता है डेसिमल, जैसे 6.75, 7.31, 5.48, ये सब। तो यहाँ पे आपका अगर हम बात करें तो जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वन मोड तब होता है, इसके लिए n प्लस 1 इंटू पी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और वो क्या होनी चाहिए, नॉट एन इंटीजर। मोड क्या होगा यहाँ पे, इंटीजर पार्ट ऑफ n प्लस 1 इंटू पी। ये देखो जी, एग्जाम्पल दे देते हैं,
हाँ जी, सभी बच्चे ध्यान दो। n की वैल्यू 15 और p की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले n+1 इंटू पी निकालो। 15 और 1 16। ठीक है, 5.333। क्या बोला? 5.333। ठीक है, तो 5.333 अगर आता है तो मोड इसका इंटीजर बता दो, इसमें इंटीजर क्या है? 5। ठीक है, सुनो, राउंड ऑफ नहीं करना होता, इग्नोर करना होता है डेसिमल। सुनो भाई, यहाँ पे रिहान का क्वेश्चन है, अगर 5.99999 आता तो बेटा एक्चुअली वो फिर इंटीजर ही नहीं है। 5.999 का मतलब तो 6 है ना। अच्छा, लेकिन अब ये कह रहा है कि सर 5.933333 आ रहा है, मतलब इसको लग रहा था 333 तो ठीक है, 9333 आ रहा है, यानी कि 6 के काफी पास है। तो अब मोड क्या लगाना है? 5। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूं, अगर राउंड ऑफ नहीं करना, क्या करना है? डेसिमल को इग्नोर करना है। ठीक है, 999 तूने बोला वो मैं इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्चुअल में 6 ही है। यस। हाँ, 5.6 आया 5, 5.7 आया 5, 5.888 आया 5। सर अगर 5.99 आया तो 6 ही लगाएंगे हम। हाँ भाई, अगर 999 फिर 9333 आए तो 5 लगाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है ना। अब इधर देखो, यहां पे प्लीज, अगर 2 मोड का केस होगा तो वहां पे फिर n+1 इंटू पी जो है इज एन इंटीजर। ठीक है ना, और यहाँ पे मोड, अब बात आती है सर यहाँ पे मोड क्या होता है फिर? तो मोड यहाँ पे एक नहीं बल्कि कितने होंगे पहले तो ये बताओ। मोड यहाँ पे एक नहीं बल्कि कितने होंगे? 2। और देखो पर्दे के पीछे एक होगा n+1 इंटू पी और दूसरा होगा n+1 इंटू पी में से माइनस, n+1 इंटू पी में से माइनस। अगर n की वैल्यू है 9 और p की वैल्यू है 1/2, तो आप यहां पे n+1 इंटू पी करोगे, कितना आ जाएगा बेटा? 5। तो मोड यहाँ पे आपका 5 और 4। मोड यहाँ पे आपका क्या? 5 और 4। ठीक है भाई, डेसिमल का कॉन्सेप्ट सेम है इसमें। इसमें डेसिमल आएगा नहीं ना, इंटीजर बोल दिया ना, अच्छा अच्छा, ओके सर। है ना। इंटीजर बोल दिया तो डेसिमल का स्कोप खत्म। डेसिमल आ जाए तो इस तरफ जा, ओके समझ गया। है ना। गौरव ठीक है? यस सर। ठीक है भाई। तो दोस्तों सुनो, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल पहले तो सुन लो, 1 से लेकर 10 तक एग्जाम्पल आप करोगे। ठीक है, 6 एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 नहीं करोगे। ओके सर। 1 से लेकर 10 तक सारे एग्जाम्पल ट्राई करोगे, 6 और 7 नहीं करोगे। और सेट बी के पहले 1 से लेकर सेट बी कहा, सेट बी का बता रहा हूं अभी, और सेट बी का अभी के अभी कर लेना 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक अभी शुरू करो फटाफट। सेट बी सेट बी अभी 1 से लेकर 8 तक।
What What is the simple amount of